बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और आज हम कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह इस पटल से जुड़े हुए हैं और इस मंच को नमन करते हुए आदरणीय कविता प्रभा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आज हम दोनों को यहाँ पर आने का सुअवसर प्रदान किया है। तो सबसे पहले मैं उनके लिए 2 लाइन बोलती हूँ। रचना, कल्पना और सौंदर्य की अनुभूति भरी कविता। रचना, कल्पना और सौंदर्य की अनुभूति भरी कविता, अपने मन के भावों से जीत ले सबको ये कविता। स्नेह प्रेम की वर्षा से सबको आह्लादित कर देती, मधुरिम वचनों से अपने अंतर मन को छू लेती। ये पंक्तियां कविता जी के लिए हैं और बहुत सुंदर। माँ माँ शारदे को नमन करते हुए हम दोनों इस पटल पर उपस्थित हैं और जिस कार्यक्रम के तहत हम यहाँ पर उपस्थित हैं उसका नाम है एक कविता एक कहानी। तो आइए, हमारे साथ है सुप्रसिद्ध कवित्री आदरणीय निवेदिता श्रीवास्तव और मैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं उनसे और वह मुझसे कविता और कहानी सुनेंगे। साथ ही साथ मंच से जोड़ने वाले सभी सुधीजन भी इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। तो मैं निवेदिता जी को आमंत्रित करते हुए उनके लिए 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। यथा नाम है तथा है गुण, यथा नाम है तथा है गुण, सुंदर और आकर्षक मन, साहित्य जगत को सौंप दिया अपने मन का पूर्ण समर्पण। साहित्य जगत को सौंप दिया अपने मन का पूर्ण समर्पण। आप बहुत अच्छी कविताओं की रचना कर रहे हैं, तो आइए हम उनका स्वागत करते हुए उनकी कविता उनके ही मुंह से सुनते हैं और कविता का रसास्वादन करते हैं। स्वागत है आपका निवेदिता जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुषमा जी। और सबसे पहले मैं डॉक्टर कविता प्रभा जी का बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया है। आप सभी के समक्ष मैं जो अपनी कविता और एक कहानी प्रस्तुत करूंगी, तो इस मंच का भी बहुत आभार। जी जी और जी। 2 लाइन बस मैं अपने बारे में हो सकता है बिल्कुल। कुछ सदस्य जानते हो मुझे, लेकिन जी मैं जो हूँ वो बेसिकली नोएडा से हूँ और दिल्ली में ही बड़ी हूँ, पली बड़ी। हालांकि पैदाइश मेरी जमशेदपुर, अभी झारखंड तब बिहार वहाँ पे है, लेकिन सारी कॉलेज और स्कूलिंग यहीं से की है। मैं जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए एमफिल हूँ। जी जी जी। और मेरा जो मेनली मेरा जो साहित्य में रुझान है, पहले मैं सच बोलूंगी कि मैं इंग्लिश में ज्यादा लिखती थी। मैं कंटेंट एडिटर थी, मैं सरकारी उसमें एडवाइजर रही हूँ, कंटेंट एंड कम्युनिकेशन में ट्रेनिंग जी देती थी, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। और प्लस मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स 90 के दशक में वहाँ के इंडियन एक्सप्रेस, संडे ऑब्जर्वर जैसे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए। फिर एकेडमिक जर्नल्स में मेरी आर्टिकल्स छपे। लेकिन ये जो साहित्य का एक रुझान है, भाषा तो बांधती नहीं है इसको, और जी जी। मातृभाषा हिंदी होते हुए और मेरी माँ हिंदी में पीएचडी थी, तो बहुत सुंदर। मुझे लगता है बहुत ही नेचुरली जेनेटिकली शायद मेरे अंदर था। पर वो मुझे डिस्कवर करने का मौका मिला ये इस ये पैंडेमिक पीरियड में, कोरोना पीरियड में, जब मैंने अपना रेगुलर जॉब तब से छोड़ दिए। और जी अब 50 प्लस की उम्र में मैं अपना जो एक पैशन है साहित्य की तरफ, उसकी तरफ मेरा जो रुझान है उसको ही उसको एक समझ लीजिए एक पंख दे रही हूँ, उड़ान भरने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये 3-4 साल जी से मैं हिंदी में भी लिखती हूँ और काफी साझा संकलन वगैरह में तो कविताएं मेरी प्रकाशित हुई है।
पर इसी साल एक एकल काव्य संकलन मेरा मौन का नाद नाम से प्रकाशित हुआ है इसी जनवरी। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। चलिए, अब आपकी कविता का हम सभी रसास्वादन करते हैं और पटल पर जो भी उपस्थित लोग हो चुके हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मुझे अभी कमेंट दिख नहीं रहे, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का आभार नहीं प्रकट कर पा रही हूँ। जैसे ही मुझे दिखेंगे मैं जरूर करूंगी। आपका स्वागत है निवेदिता जी। धन्यवाद। तो मैं अपनी इस बार प्रकाशित पुस्तक से ही एक कविता पढ़ती हूँ। ये कुछ समय पहले लिखी थी और ये मेरे थोड़ा बहुत प्रकृति प्रेम, वृक्षों पौधों से उस पे आधारित है। तो वो जो कुछ भाव उठे थे उस समय, उसको एक कविता का रूप देने का प्रयास था, तो वो मैं पढ़ती हूँ जी। इसका शीर्षक दिया है वह बरगद का पेड़। खिड़की के उस पार दिखता है वह बरगद का पेड़, खिड़की के उस पार दिखता है वह बरगद का पेड़। तन है जिसका भारी भरकम, जैसे कोई हृष्ट पुष्ट शरीर। शाखाएं उसकी मानो फैली हुई बाहें अनेक, कह रही हो राही को आओ लूं तुम्हें अपनी छांव में समेट। कह रही हो राही को आओ लूं तुम्हें अपनी छांव में समेट। खिड़की के उस पार है वह बरगद का पेड़। रोज सवेरे देख बैठती उस पर कोयल काली, रोज सवेरे देख बैठती उस पर कोयल काली। मधुर स्वरों में मानो कूकती उठ जाओ घरवाली, मधुर स्वरों में मानो कूकती उठ जाओ घरवाली। मैं खिड़की से झांक झांक उसे देखने का करती प्रयास, डाल डाल वह खुदकती मानो कर रही हो उपहास। खिड़की के उस पार है वह बरगद का पेड़। कड़क धूप में राही कोई जब बेहद थक जाता, कड़क धूप में जब राही कोई बेहद थक जाता, बैठ दो घड़ी बरगद के नीचे वह थोड़ा सुस्ताता। तब वह बरगद अपनी छाया बरसाता कुछ ऐसे, मानो थके हुए बच्चे को माँ ने सुलाया आंचल में कुछ ऐसे, मानो थके हुए बच्चे को माँ ने सुलाया आंचल में जैसे। खिड़की के उस पार है वो बरगद का पेड़। उस पेड़ों को बरसों निहार करा मैंने बहुत दुलार, उस पेड़ को बरसों निहार किया मैंने बहुत दुलार। हो गया है उससे मुझे अब बेहद प्यार, हो गया है उससे मुझे अब बेहद प्यार। डरती हूँ पर कभी कभी सोच सोच ये बात, डरती हूँ पर कभी कभी सोच सोच ये बात। खुद गर्ज मनुष्य के हाथों कट हो न जाए बरगद का नाश, खुद गर्ज मनुष्य के हाथों कट हो न जाए बरगद का नाश। खिड़की के उस पार है एक बरगद का पेड़, खिड़की के उस पार है बरगद का पेड़। बहुत सुंदर निवेदिता जी, और सही बात है। सच में ये संशय है, ये डर है कि खुदगर्ज मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वृक्षों की कटाई तो कर ही रहा है। ये हम सभी देख भी रहे हैं और अनुभव बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा कारण है, पर सभी को इसमें बैलेंस वे में चलना कि और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आवास की समस्या तो है ही, उस आवास के लिए जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई जो है वो बहुत घातक है, आने वाली पीढ़ी के लिए तो बहुत ही घातक है। तो बहुत सुंदर आपकी कविता। इस बरगद के पेड़ ने मुझे अपने भी बचपन की याद दिला दी, क्योंकि मेरे घर के पिछवाड़े भी एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता, आज भी है मेरे गांव में, आज भी है वो पेड़। तो वो तो बहुत साल चलता है बरगद, तो जी बहुत ही बिल्कुल सचित्र एकदम सामने उपस्थित हो गया वो बरगद का पेड़। अति सुंदर कविता की। अब तो हम आपकी कविता सुनने को बिल्कुल तैयार हैं और बहुत उत्सुकता से मैं इंतजार कर रही हूँ। तो सुषमा जी, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ और आप आइए और कविता सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ सूरज के प्रति मेरा एक
अलग सा विश्वास और अलग सी अनुभूति रही है। तो मैंने जो कविता लिखी है उसकी हर लाइन में सूरज का कुछ न कुछ भाव जरूर है। तो कविता सूरज के ही नाम से है, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, स्वागत। सूरज के त्याग तपस्या की, सूरज के त्याग तपस्या की गाथा बहुत पुरानी है। सीप की बूंद ही मोती है, बाकी तो सब पानी है। सीप की बूंद ही मोती है, बाकी तो सब पानी है। सूरज का लाल रंग ही दुनिया के प्रकाश का कारण है। सूरज का लाल रंग ही दुनिया के प्रकाश का कारण है। संतोष परम जीवन का सुख, इससे दुख निवारण है। संतोष परम जीवन का सुख, इससे दुख निवारण है। सूरज ने जन्म लिया प्रतिदिन और चला गया विश्राम को। सूरज ने जन्म लिया प्रतिदिन और चला गया विश्राम को। जीवन चक्र भी यही है, मानो दोष न दे भगवान को। जीवन चक्र यही है, मानो दोष न दे भगवान को। प्रतिदिन सूरज की ऊर्जा बढ़ा देती मन का है जोश। प्रतिदिन सूरज की ऊर्जा बढ़ा देती है मन का जोश। खोजे सीमित साधन में अपने जीवन का संतोष। खोजे सीमित साधन में अपने जीवन का संतोष। सूरज के प्रकाश से मन का तम कम ना होता। सूरज के प्रकाश से मन का तमस कम नहीं होता। तन का रोग भले हो गायब, मन का रोग नहीं जाता। तन का रोग भले हो गायब, मन का रोग नहीं जाता। चमक उठा है अखिल विश्व ये सूरज की सच्चाई से। चमक उठा है अखिल विश्व ये सूरज की सच्चाई से। नाप तौल की भाषा सीखो जीवन की गहराई से। नाप तौल की भाषा सीखो जीवन की गहराई से। अब आजकल तो बरसात शुरू हो गई है, ठीक है, जी, फिर भी उस पर आधारित। आकाश का राजा है सूरज, सरिता धरती की रानी है। आकाश का सूरज, आकाश का राजा है सूरज, सरिता धरती की रानी है। आलोक फैलता जग भर में, कोने कोने में पानी है। आलोक फैलता जग भर में, कोने कोने में पानी है। सूरज ने सबको दिखा दिया कठिन परिश्रम का परिणाम। सूरज ने सबको दिखा दिया कठिन परिश्रम का परिणाम। जो जलता है वही चमकता, वही जगत में बना मान। जो जलता है वही चमकता, वही जगत में बना महान।
सूरज की सुनहरी किरणों से चमक उठा है जग सारा। सूरज की सुनहरी किरणों से चमक उठा है जग सारा। दया करो उसके ऊपर जो दिखता विपदा का मारा। दया करो उसके ऊपर जो दिखता विपदा का मारा। सूरज की चमक को कोई भी, सूरज की चमक को कोई भी ढकने में समर्थ नहीं होता। मजबूत मनोबल वाला जीवन में असमर्थ नहीं होता। मजबूत मनोबल वाला जीवन में असमर्थ नहीं होता। सूरज की सुनहरी किरणों से दिन भर की ऊर्जा ले लेना। सूरज की सुनहरी किरणों से दिन भर की ऊर्जा ले लेना। कीचड़ का कमल भी पावन है, सागर से मोती चुन लेना। कीचड़ का कमल भी पावन है, सागर से मोती चुन लेना। उदय अस्त दोनों स्थिति में सूरज रहता एक समान। उदय अस्त दोनों स्थिति में सूरज रहता एक समान। विपदा में मत घबराना प्राणी, सब दिन होते न एक समान। विपदा में मत घबराना प्राणी, सब दिन होते ना एक समान। अंतिम पंक्ति और। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रतिदिन सूरज के आते ही, प्रतिदिन सूरज के आते ही शुरू कहानी जीवन की। रात बीतने के संग ही तारीख बदलती जीवन की। रात बीतने के संग ही तारीख बदलती जीवन की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, इतना सुंदर से एक तो सूरज के अपने खूबियों की व्याख्या और उसके द्वारा, उसके माध्यम से आप इतनी अच्छी अच्छी सीख ली है अपने, इतने अपने मतलब बहुत बहुत मजा आ गया और प्रस्तुति भी बहुत बढ़िया, तो बहुत मजा आया सुषमा जी। और श्रोताओं को भी बहुत मजा आ रहा होगा, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ। मैं एक मिनट अपना फोन उठाऊं क्योंकि इसमें कमेंट मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा देखना जरूरी। और निवेदिता जी, अगला राउंड हम लोगों का है जो कि कहानियों का है। जी तो मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ अगले राउंड के लिए, जो है कहानी का। ठीक है जी तो आप बहुत बहुत स्वागत है आपका कि मधुर कंठ से कहानी सुनने के लिए हम तैयार हैं। और तो मैं थोड़े से कमेंट में पढ़ दूं हाँ जी जी जो पटल से जुड़े हुए हैं। राजीव सर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता चौहान जी, आपकी उपस्थिति के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सोनिका गोस्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। और अभी जैसे जैसे मुझे कमेंट दिखते जाएंगे, मैं सबका धन्यवाद और ज्ञापित करती जाऊंगी। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जुड़े रहिएगा, अभी कुछ बाकी है, कुछ और सुनना और सुनाना बाकी है। स्वागत है निवेदिता जी कहानी के लिए। जी। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा भी बहुत सादर नमस्ते, और आप अपना बहुमूल्य वक्त देके और यहाँ हमको सुनने आए हैं, तो उसका भी बहुत बहुत आभार। और अपने कमेंट देके हमें हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल मैं सही बात कहानी है निवेदिता जी कि श्रोता न हो तो वक्ता का कोई तात्पर्य ही नहीं, वक्ता का कोई मतलब जी ही नहीं है। जी इन बिल्कुल श्रोताओं से ही तो उत्साहवर्धन होता है
और कुछ कहने की अंदर से ऊर्जा आती है। जी, और उससे हमें एक मोटिवेशन एक मिलती है, एक उत्साह का ना स्रोत है होते हैं श्रोता। तो बहुत बिल्कुल। धन्यवाद सभी का। तो चलिए फिर कहानी का शुरू करते हैं और मैं प्रस्तुत कर रही हूँ मेरे द्वारा लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है दामन का दाग। जी। शालिनी को याद है वह दिन जब 25 साल पहले वह पहली बार एक नई नवेली दुल्हन के रूप में अपने ससुराल विदा होकर आई थी। मन में अनेक आशंकाएं घेरे हुए थी। नया घर, नया आंगन, नए लोग, कैसे इतनी नई चीजों से रिश्ता बना पाएगी। शालिनी के ससुराल वाले संयुक्त परिवार के थे और सब एक साथ एक छत के नीचे रहते थे। घर में एक देवर और 2 नंदें थीं तथा सास ससुर। शालिनी का पति एक फर्म में असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब पर नियुक्त था और देवर ने अभी अभी इंजीनियरिंग के आखिरी साल में प्रवेश किया था। दोनों नंदे अभी स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्रा थी। साथ में शालिनी के पति अनिल के चाचा चाची भी उसी घर में रहते थे और उनकी एक बेटी थी जो अभी 9वीं कक्षा की छात्रा थी। तो एक भरे पूरे परिवार में शालिनी ने कदम रखा। शालिनी खुद बीएससी थी और अभी वह आगे पढ़ना चाह रही थी, पर माता पिता के दबाव में आकर उसने ना चाहते हुए भी शादी करने पर राजी होना पड़ा। धीरे धीरे शालिनी भी अपने ससुराल में घुल मिल गई, पर जैसा कि अक्सर परिवारों में होता है, उसने देखा कि उसकी सास और चाची में बहुत बनती नहीं थी और वो एक दूसरे पर तर्क करती रहती थी। क्योंकि शालिनी अपनी सास की पसंद की लाई हुई बहू थी, तो अनिल की चाची शालिनी को नापसंद करने लगी। आपस की ईर्ष्या के कारण शालिनी अक्सर चाची की तल्ख बातों का निशाना बनने लगी, पर घर की बड़ी बहू होने के नाते वो चाची का अपमान नहीं करना चाहती थी। खासकर सॉरी और अपनी चाची का अपमान नहीं करना चाहती थी, माफ कीजिएगा, और इसलिए किसी से शिकायत नहीं करती और अक्सर चुप लगा जाती थी। शालिनी अपने पति और सास ससुर के अलावा घर में सभी का ख्याल रखने की कोशिश करती, खासकर अपनी छोटी नंदों और देवर का। देवर पवन तो उससे भाई जैसा प्यारा लगने लगा। पवन भी बहुत अपनी भाभी से घुल मिल गया और अक्सर उनके साथ शरारतें करता रहता था। पर शायद यह बात अनिल की चाची को रास नहीं आई और एक दिन ईर्ष्या के कारण उन्होंने एक साजिश के तहत शालिनी को रात के वक्त देवर के कमरे में किसी बहाने से भेज दिया और फिर अनिल को बुलाकर ले आई कि देखो तुम्हारी पत्नी बीच रात में देवर के साथ अकेले कमरे में क्या कर रही है। अनिल चाची की बातों में आ गया और शालिनी को अपने भाई के कमरे से निकलते देख उस पर आग बबूला हो गया और दोनों पर तोहमत लगा दी कि वे एक दूसरे से नाजायज रिश्ते कायम कर चुके हैं। इसी हंगामे में उसके सास ससुर भी वहां आ गए और एक तमाशा सा बन गया। शालिनी लाख अपनी सफाई दे रही थी, पर अनिल पर तो जैसे भूत सवार था। वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। इधर पवन ऐसी बातें सुनकर पहले तो अवाक खड़ा रहा, फिर उससे इतनी घृणा हुई कि उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और माँ बाप के बहुत रोकने के बावजूद वो घर से निकल गया। इस वाकयात के बाद शालिनी का ससुराल में रहना दूभर सा हो गया। सास ससुर एवं पति उससे सास ससुर एवं पति का व्यवहार उसी शक की बुनियाद पर एक ही रात में बदल गया और अब वो उससे चिढ़ने लगे और दुर्व्यवहार करने लगे। शालिनी जैसे घर में सिर्फ सबकी खिदमत करने वाली बाई की तरह बन गई। इधर उसका देवर विदेश चला गया और उसने तो जैसे घर से संबंध ही तोड़ डाला।
इस बात की भी उसकी सास शालिनी को ताना देती कि उसने उससे उसका बेटा छीन लिया है। इसी तरह वक्त गुजरता गया। शालिनी 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी की माँ भी बन गई और एक छोटी सी फर्म में उसने नौकरी भी कर ली। उसकी सारी दुनिया घर संभालने, सबकी खिदमत करने और थोड़े से पैसे कमाने में सिमट गई। अनिल और उसमें बस औपचारिक सा पति पत्नी का संबंध रह गया। अनिल का मन शालिनी के प्रति जो खट्टा हुआ वो वैसा ही रहा और शालिनी पर अक्सर जुल्म ढाता और उसकी इज्जत नहीं करता। एक शक की बुनियाद पर शालिनी का सारा वैवाहिक जीवन तबाह हो गया। शालिनी तो जैसे हुक्म की बस एक गुलाम सी बनकर रह गई। जो जैसा कहता वो फौरन कर देती। अपनी कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश कभी सामने नहीं लाती। वक्त गुजरता गया। इतनी खिदमत करने में और जिम्मेवारी संभालते संभालते शालिनी अपने दोनों बच्चों को बहुत समय नहीं दे पाई और धीरे धीरे वो दोनों बड़े हो गए। बेटा इंजीनियरिंग करके नौकरी करने लगा। बेटी ने अभी ग्रेजुएशन पूरी ही करी थी कि उसके सास ससुर और अनिल उसके लिए रिश्ते देखने लगे। शालिनी की बेटी पर किसी शालिनी की बेटी पर किसी और को पसंद करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। उसने अपनी माँ को बताया कि वो कहीं और नहीं शादी करेगी और वो साफ साफ घर वालों को बता दें कि जिससे वो उसका रिश्ता कहीं और ना तय करे। पर शालिनी में ये हिम्मत कहाँ। इतने साल खिदमत करते करते, लोगों की गुलामी करते करते और दामन पर लगा बदनामी का दाग सहते सहते उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पति या सास ससुर से ये बात कह सके। फिर एक दिन जब उन्हें पता लगा कि अनिल और उसके माता पिता ने किसी लड़के वालों को घर पर रिश्ता तय करने के लिए बुलाया है, तो शालिनी की बेटी से रहा नहीं गया। उसने शालिनी को बहुत ताने दिए और उसकी बुजदिली पर उसे बहुत सुनाया। मैं तुम्हारी तरह जिंदगी नहीं जी सकती माँ। तुमने जिंदगी भर सबके लिए सोचा, सबके लिए किया, पर आज तुम्हें क्या मिला? क्या तुम मुझे उसी आग में झोंकना चाहती हो? मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकती। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और ये कहकर वो घर से जाने ही लगी थी कि अचानक कोई कमरे में दाखिल हुआ और बोल पड़ा, भाभी। शालिनी तो जैसे काठ की होकर रह गई। सामने उसका देवर खड़ा था। वो देवर जो पिछले 20 साल से विदेश में ही रहा और घर की तरफ रुख तक नहीं किया। उसकी आवाज सुनकर बाकी घर वाले भी वहां आ गए और हतप्रभ से पवन को देखने लगे। पवन आगे बढ़ा और अनिल के पास आकर बोला, भैया, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से और जोश में यहाँ से चला गया था। इतने साल तुम लोगों से दूर रहा, अपने ऊपर झूठा इल्जाम में सह नहीं पाया था और अपना संतुलन खो बैठा था। लेकिन माँ, मैं कुछ दिनों से बहुत ग्लानि में हूँ। मैं भाभी को बिना इंसाफ दिलाए घर छोड़कर चला गया था। मेरे पीछे भाभी ने क्या क्या सहा ये मुझे कुछ दिन पहले ही पता लगा और तब से मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी आत्मा गवारा नहीं कर रही कि मेरे कारण भाभी को इतने साल सबकी नाराजगी सहनी पड़ी, जबकि वो बिल्कुल मासूम और निर्दोष हैं। मैं जान गया था ये सब चाची की चाल थी, लेकिन मुझसे ये गलती हुई कि मैं वहां रुका नहीं और भाभी पे लगा दाग मिटा न पाया। खुदगर्जी में मैंने घर छोड़ दिया और भाभी को जैसे एक लंबी सजा सुना दी। फिर पवन आंखों में आंसू भरे शालिनी को हाथ जोड़कर बोला, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत पहले ही भैया का ये शक दूर कर देना चाहिए था, तब आपकी जिंदगी ऐसी दुख भरी ना बनती। पर अब मैं आ गया हूँ और अपनी माँ की कसम खाकर बोलता हूँ कि हम दोनों में बहन और भाई जैसा रिश्ता था। ऐसा सुनकर पवन के माता पिता और अनिल मानो शर्म से भर गए। उन्होंने एक शक की बुनियाद पर अपनी बहू और पत्नी के साथ सालों ऐसा दुर्व्यवहार किया, इसका बोध उन्हें अब हो रहा था। सबकी आंखों में अश्रु थे और पश्चाताप। अनिल ने आगे बढ़कर शालिनी के सामने हाथ जोड़ा और बोला, शालिनी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है तुम पर यूं शक करके
और तुम्हारी एक भी बात ना सुनकर। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं, पर तुम्हें अपने रिश्ते का वास्ता देता हूँ, मुझे माफ कर दो। आगे की जिंदगी तुम्हारी मैं खुशियों से भर दूंगा और अब से हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। किसी पर कोई दबाव नहीं रहेगा। मैं जान गया हूँ कि शक कितनी खराब चीज है। वो घर के संबंधों का नाश कर देती है। एक पति और पत्नी के बीच विश्वास ही उनके रिश्ते की जड़ होती है और अब मैं सदा तुम पर विश्वास करूंगा। शालिनी की आंखों से अश्रु झरझर बहने लगे, लेकिन आज वो गम के नहीं, खुशी के आंसू थे। उसके दामन का दाग जो आज धुल गया था। बहुत सुंदर कहानी। वास्तव में रेणुका आनंद जी लिखते हैं कि सचमुच बहुत खराब चीज है। राजीव सर, नारी प्रताड़ना गृह कलह शक की जीवंत कहानी। बहुत बहुत आभार सर आपका। और मंजुलता मैम जुड़ी हुई हैं, कविता दी लगातार जुड़ी हुई हैं और हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रही। मंजुलता जी लिखती, घर संसार चलाना आसान नहीं है। सच में आसान नहीं है। पारिवारिक किस्से इस तरह के आम जीवन में दिखाई देते हैं और एक छोटा सा क्या छोटी सी गलतफहमी कई जिंदगियों को बर्बाद भी कर देता है। तो निवेदिता जी आपने बहुत सुंदर कहानी, बहुत अच्छी, जो कि हम लोगों के आम जीवन में ये घटनाएं घटित होती हैं। मृत्युंजय जी लगातार जुड़े हुए हैं, हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। प्रीति द्विवेदी जी नमस्कार, ये भी लगातार देख रही हैं हम लोगों का उत्साहवर्धन करें। सुनीता चौहान जी जो है पुष्प भेंट कर रही हैं, रेस्पेक्ट मंजुलता जी। बहुत सुंदर कहानी कविता जी कह रही हैं और इस प्रकार की घटनाएं आम है, सुनीता चौहान जी कह रही हैं। सच में आदरणीय रेणुका जी नमस्कार। सुनीता जी लगातार जुड़ी हुई हैं। संध्या दीक्षित जी नमस्कार। प्रभा शर्मा भार्गव बहुत बहुत नमस्कार। पुष्पा चौधरी मैम भी जुड़ी हुई हैं, जो कि हमारी मित्र हैं। बहुत बहुत नमस्कार लिख रही है, बहुत सुंदर। और आदरणीय सत्यदेव जी जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोगों को देख रहे हैं। वो भी रिलेटिव हमारे हैं, बहनों ही हैं, नमस्कार उनको भी। तो राजीव सर जी लगातार हम लोग का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सुपर कह रहे हैं। बहुत सुंदर कहानी निवेदिता जी आपने सुनाई, बहुत अच्छी, बहुत अद्भुत। बहुत और सभी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी सुना और इस तरह से उत्साहवर्धन किया मेरा। तो बहुत शुक्रिया आपका प्रीति जी भी। नमस्कार जी, नमस्कार प्रीति जी। चलिए अब अगला राउंड। जी अब आपकी कहानी का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो सुषमा जी अब आप कहानी अपनी प्रस्तुत कीजिए। चलिए मैं भी कोशिश बहुत करती हूँ। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपका निवेदिता जी। और मेरी कहानी का शीर्षक है भावना या कर्तव्य। शुरू करती हूँ, ठीक है। जी छोटी ओ छोटी, अपने छोटे भाई की बहू को पुकारते हुए लाला राम स्वरूप ने घर में प्रवेश किया। वह अपने छोटे भाई की पत्नी को छोटी कहकर ही बुलाते थे और वो छोटी भी अपने जेठ से पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि ये विवाह जान पहचान में हुआ था। इसलिए छोटी भी उन्हें अपना बड़ा भाई ही समझती थी। दौड़ती दौड़ती आई, पूछी, क्या हुआ दादा? आज मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। छुटको की चिट्ठी आई है, उसके साथ एक समस्या हो गई। कुछ बताइए तो दादा। छोटी थोड़ा व्याकुल हो उठी। अब लाला राम स्वरूप ने बिना किसी भूमिका के कहना शुरू किया कि छुटको के ऊपर 40,000 रुपए के गबन का आरोप लग गया है और चिट्ठी में यही लिखा है कि कहीं पर 4,000 लिखने की जगह पर उससे गलती से 40,000 लिख गया। दफ्तर की तरफ से 1 महीने का समय दिया गया है इस रकम को पूरा करने के लिए। अब छोटी के तेवर थोड़े बदल गए। उसने कहा, ऐसा कैसे हो गया? इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? उस समय उस जमाने में 40,000 रकम बहुत बड़ी हुआ करती थी। लाला राम स्वरूप बहुत दुखी हो चुके, परेशान हो गए। बोले कि इस स्थिति में मैं जमीन भी अगर बेचूं तो कोई भी खरीदने को तैयार नहीं होगा।
मान मर्यादा प्रतिष्ठा अलग चली जाएगी, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतना कहकर वे चुप हो गए। छोटी भी चुपचाप थोड़ी देर तो खड़ी रही। अंत में बड़ी हिम्मत जुटाकर लाला रामस्वरूप ने कहा कि अब तो एक ही उपाय दिखाई दे रहा है कि जो भी जेवर गहने हैं उन्हें ले जाकर मैं किसी अन्य शहर में बेच करके अपने छोटे भाई को बचाऊं, नहीं तो उसे जेल हो जाएगी और सारी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। इतना सुनते ही छोटी का दिमाग बिल्कुल ही गर्म हो गया और तमतमाते हुए वो कहने लगी, दादा मैं अपने गहने तो नहीं दूंगी। ये कहकर वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। रामस्वरूप सिर पकड़कर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी उन्हें किसी के आने की आहट लगी तो देखा कि उनकी पुत्र वधू सौम्या, जो अभी 1 महीने पहले ही गौने में आई थी, वह अपनी साड़ी के आंचल में सारे गहने लिए हुए खड़ी थी। बोली, बाबूजी ये मेरे गहने हैं, शायद इनसे कुछ काम बन जाए। रामस्वरूप अवाक रह गए। उनकी आंखें छलछला उठी, कुछ बोल ना पाए। सौम्या बोली, बाबूजी ये सब आप लोगों का ही तो दिया हुआ उपहार है। अब मैं भी तो इसी घर की एक सदस्य हूँ। इसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना मेरा भी तो कर्तव्य है। अब रामस्वरूप के पास कोई चारा न था। किस बड़े ही दुखी मन से उन्होंने उसके सारे गहने एक अंगोछे में रखे और दूसरे दिन शहर जा करके उन गहनों को बेच करके और अपने छोटे भाई के दफ्तर में जा करके सारा पैसा जमा कराया और अपने भाई की इज्जत और अपनी प्रतिष्ठा को भी बचाया। इस घटना को 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन रामस्वरूप का मन अपनी बहू सौम्या के प्रति हमेशा कृतज्ञता से भरा रहता था और वह अपने आप को ऋणी महसूस करते थे, क्योंकि वह गहने भी उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बेचे थे। उन्होंने कुछ मन ही मन निश्चय किया कि इस बार की फसल ईश्वर करे अच्छी हो तो मैं कुछ आगे करूं। और कुछ ऐसा हुआ भी कि फसल बहुत अच्छी हुई। खाने भर के लिए राशन, गेहूं, अनाज जो भी कुछ था बचा कर रख लिया और सारा ही उन्होंने उठाकर बेच दिया। उससे जितना भी उन्हें पैसा मिला, उस पैसे से उन्होंने उसके गहने बनवाए और ये बात उन्होंने किसी से जाहिर नहीं की, किसी को इसमें सहभागी नहीं बनाया और गहने बनवा करके जब वो शाम को लेकर के घर पहुंचे, बहू को बुलाया और उससे कहा अपनी आंखें पहले बंद कर लो। बहू सौम्या ने आंखें बंद कर ली और अपना हाथ फैलाने के लिए उसने कहा तो उसने अपना आंचल फैला दिया। उस आंचल में उन्होंने उसके सारे गहने रख दिए। जब उसने आंखें खोली तो देख करके खुशी के मारे रो पड़ी और बोली कि बाबूजी मैंने अपने पिताजी को तो नहीं देखा, क्योंकि मेरे समझदार होने से पहले ही वो चल बसे थे। आज मैं उन आपके रूप में अपने पिता को देख रही हूँ। ये गहने तो मात्र केवल एक माध्यम है, ये हमारे और आपसे जुड़ने का केवल एक सहारा है, एक माध्यम है। लेकिन आज मैंने वो सब कुछ पा लिया जितना कि मैं इन करोड़ों जेवर को पहन करके भी मुझे खुशी शायद जीवन भर ना मिलती। और वो खुशी से रोने लगी। लाला रामस्वरूप भी आज अपने आप को उर्ऋण समझ रहे थे। हालांकि उर्ऋण तो कोई नहीं होता है कि ये एहसान तो आदमी जिस समय करता है उस समय का बदला नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी वह दोनों ही बड़े खुश थे। पूरा परिवार आज खुशी के माहौल में सराबोर हो रहा था। धन्यवाद। ये है मेरी छोटी सी कहानी। और बहुत बढ़िया, मतलब एक कितना छोटे में लेकिन इतनी गहरी बात, इतना गहरा सीख दे गई है। और आदमी जो मुसीबत के समय में काम आए वही असल उसी से उसके चरित्र का व्याख्या कर सकते हैं, उसी पता लगता है। तो बिल्कुल बहू जो उसकी बड़ी वाली थी और जी, दोनों ही मतलब मंजुलता बहुत ही जी, अच्छे मैं आपने। बहुत बहुत आभार। मैं कमेंट थोड़ा सा पढ़ दे रही हूँ। मंजुलता मैम लिखती हैं, स्त्री और गहने दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, रह ना पाते हैं एक दूसरे के बिन। राजीव सर,
कह रहे हैं बहुत ही प्रेरक कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मृत्युंजय जी कह रहे हैं वास्तविक चित्रण, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता प्रभा दी लगातार जुड़ी हुई हैं, हम लोगों का उत्साह बढ़ा रही हैं। जरूरत के वक्त गहने काफी काम आते हैं, मंजुलता जी कह रही, बिल्कुल सही बात है। ये सारी चीजें विपत्ति के लिए ही हैं, एक उपहार स्वरूप जो दी जाती हैं वास्तव में विपत्ति के समय ही काम आती हैं। और निवेदिता जी, मैं आपको सच बताऊं, ये तो मैंने कहानी में कुछ चरित्र इधर उधर कर दिए, लेकिन ये वास्तविक एक घटना ही है जो मैंने इसको अनुभव किया है, और जी उन पलों को मैंने जिया भी है। तो इन्हीं में पूरा विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे आपके आम जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं और जी तब जी, ये हमें महत्व पता चलता है बिल्कुल कि बिल्कुल। वाकई सोने का, गहनों का क्या महत्व है, आभूषण का। जी, जी, बहुत सुंदर तो कहानी, बहुत अच्छा लगा। शायद हम लोग का समय भी हो चुका है, और सभी को शुभ संध्या। फिर अगले किसी पटल पर मुलाकात होती है। मंच का बहुत बहुत आभार। मंच पर उपस्थित हुए सभी लोगों को का हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। निमिता जी, सहयोग देने के लिए, सहभागी बनने के लिए आपका मैं हृदयता से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपका भी बहुत धन्यवाद, और दोबारा मंच का बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद, और कविता जी आपका भी हार्दिक आभार। तो सभी को शुभ रात्रि। कविता जी के लिए तो कुछ कहा जाए, शब्द नहीं मिलते हैं कि क्या कहा जाए, लेकिन उनके प्रति हम बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ऐसा मंच बना करके सभी साहित्यकारों को एक साथ जो जोड़ने का प्रयास किया है, वो अथक बहुत प्रयास अच्छा। है उनका। और ईश्वर उनके इस प्रयास में उनको और अधिक आगे बढ़ाता रहे, उन्नति करता रहे। उन्होंने तो हम लोगों को एक, वही मैंने एक बार कहा था कि यात्री लोग जो चढ़ते हैं उस पे ट्रेन पर, रिजर्वेशन वाले और जो बिना रिजर्वेशन के होते हैं, कभी कभी रिजर्वेशन वाले बेचारे कहते हैं यहीं बैठ जाइए, तो बस वैसी स्थिति कभी लगती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। साहित्यिक सफर में हम सब उनके साथ जुड़ गए हैं और वो बहुत जी, अच्छा काम कर रही हैं। तो बहुत धन्यवाद फिर सभी लोगों का। जी सभी जी, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। नमस्कार नवीनता जी। नमस्ते। 7:30 उनको हो रही थी, 40 मिनट हो जाएंगे, घबराइएगा, परेशान न होइएगा।